ये वीडियो हम लोग के बीकॉम थर्ड वालों की है बिजनेस फाइनेंस पार्ट टू के अंदर ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक समझने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा तो आपको थोड़ा और बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग का फाइनेंस मैनेजर। ये फाइनेंस मैनेजर कौन होते हैं? फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है कि अपनी कंपनी को एडवाइस करना कि कब पैसा लगाना है, कब पैसा नहीं लगाना है। यही कौन होते हैं? फाइनेंस मैनेजर होते हैं। इनकी अलग अलग ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंपनी के प्रति। कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है डिटेल निकालना, किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स के अंदर हो क्या रहा है, कंपनी कर क्या रही है, इन सब चीजों की जानकारी रखना, इसको देखते रहना, उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया आप लोग का एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का क्या मतलब होता है? समझना। क्या चीज समझना? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना कि हम लोग कब पैसा ज्यादा लगाते हैं, कब कब लगाते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है मैनेजिंग। मैनेजिंग का क्या मतलब होता है कि आप लोग क्या करते हो? बजट तैयार करते हो अपना, कि आपको कितना पैसा कहां पर लगाना है, कैसे लगाना है। या फिर आप अपना कैश फ्लो देखते हो। कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी के पास पैसा है या नहीं है। इसको कैसे बोला जाएगा? अगर कंपनी के पास पैसा है तो आप क्या बोलोगे? इनफ्लो में है, मतलब आते हुए टर्म में पैसा है। और अगर आउटफ्लो है मतलब जाते हुए टर्म में पैसा है। ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? हम लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं जिससे हम लोग बिजनेस का ज्यादा फायदा हो। ठीक। अगला आ जाता है रिसर्चिंग। रिसर्चिंग का मतलब होता है सर्च करना, मतलब ढूंढना, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नए मतलब टाइप के रिस्क, इन सबको क्या करते हैं हम लोग? ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं अपना। और अगला आ जाता है एडवाइजिंग। एडवाइजिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, जैसे कि हम लोग को इक्विटी कितना लेना है या डेब्ट कितना लेना है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब जो कैश है, जो हम लोग का पैसा, उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी। और डेब्ट का मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन होता है। ठीक है। अगला आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है अपनी एक्टिविटी तैयार करना। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक जाके अपना जो हम लोग बैंक के स्टेटमेंट निकलवाते हैं, एक्चुअली में वो हमारी रिपोर्ट है जो हम लोग को बताती है कि हम लोग कितना पैसा कहाँ पर भेजते हैं या ले रहे हैं। ठीक है। वैसे ही फाइनेंस मैनेजर को भी अपनी एक्टिविटी बनानी पड़ती है किसकी? कंपनी की, जिससे पता लग पाए कि वो लोग कितने कहाँ पर क्या पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या है। मार्केट का मतलब होता है जब बायर्स और सेलर्स आपस में आके मिलते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तब वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मार्केट बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप लोग क्या जाते हो? मार्केट में जाते हो। लेकिन अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, अगर ये सब आपको खरीदना है तो आपको जाना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? जहां पर एक तरफ होता है सेवर, दूसरी तरफ होता है इन्वेस्टर। ये आपस में मिलते हैं, मतलब एक तरफ पैसा लगाने वाला, दूसरी तरफ पैसा लेने वाला। ये जब आपस में मिलते हैं तब क्या बन जाता है? आप लोग का फाइनेंशियल मार्केट बनता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट का मतलब होता है जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, लगभग 1 साल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लोग कहाँ पर जाते हो? मनी मार्केट के अंदर जाते हो। जैसे कि आपने कोई ट्रेजरी बिल हो गया या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इन सबको अगर आपको लेना मतलब बोरो करना है आपको, तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? मनी मार्केट जाना पड़ेगा। साधारण भाषा में कहा जाए तो कंपनी क्या कर रही है? लोन ले रही है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। दूसरा आप लोग का कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि जब आपको लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, जैसे कि 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे आपको शेयर में पैसा लगाने हैं, बॉन्ड में पैसा लगाना है, डिबेंचर को लेना है, तो ऐसी चीज में आप लोग कहां पर जाएंगे? कैपिटल मार्केट में आएंगे। ठीक है। तो एक तरफ हो गया मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पूरा करेगा, एक हो गया कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पूरा करेगा। कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आप लोग का प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, जहां पर कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टर से आगे क्या करेगी? पैसा मांगेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि कंपनी शुरुआत में कोई बॉन्ड या कोई भी चीज को इश्यू करती है, किसको? इन्वेस्टर को, तभी इसलिए क्या बोलते हैं? न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, जहां पर इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है। कंपनी को पैसा चाहिए और इन्वेस्टर क्या करता है? पैसा लगाना चाहता है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर कहां पर होगा? प्राइमरी मार्केट में होगा। और सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आप लोग का BSE हो गया, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट होता है, जहां पर आप लोग क्या करोगे? लिस्ट करोगे। पहले एक एक करके वर्किंग समझते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर पहला टाइप आ जाता है आप लोग का पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या है कि जब आप लोग पैसा किससे मांग रहे हो? पब्लिक से मांग रहे हो, पब्लिक से पैसा बोरो करना चाहते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। लेकिन करेंगे कैसे इसको? देखिए पहले तो आपको अपना IPO जारी करना पड़ेगा। IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग मार्केट से अगर पैसा मांगना चाहते हो तो पहले आपको एक ऑफर लाना पड़ेगा, यानी कि IPO अपना लाना पड़ेगा। IPO लाने के बाद फिर पब्लिक क्या हो सकती है? एलिजिबल हो सकती है पैसा लेने के लिए। लेकिन
आप मतलब पब्लिक जो है वो पैसा ले सकती है, मतलब खरीद सकती है, लेकिन अगर उसको बेचना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ खरीद तो सकते हो लेकिन बेचने का काम आपका कहाँ पर होगा, सेकेंडरी मार्केट में होगा। ठीक, दूसरा आ जाता है आप लोग का प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है कि जब आप पब्लिक से ना पैसा लेके आप क्या कर सकते हो, किसी सिलेक्टेड पर्सन से क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। अब ये सिलेक्टेड पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए या बैंक हो गई या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो गई या इंश्योरेंस कंपनी हो गई। आप लोग क्या कर रहे हो, इनसे ही पैसा ले रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, कि आप लोग इन्हीं को ही अपने शेयर दे रहे हो, पब्लिक को नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी में, आप लोग क्या करते हो, केवल उन्हीं को बेच रहे हो शेयर को। जैसे कि आप लोग का जो करंट प्राइस होता है जिस पर आप लोग बेच रहे होते हो, उससे थोड़ा कम पर बेचते हो इन लोगों को, क्योंकि ये कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, और आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि जब कंपनी अपने शेयर पहले बार इशू करती है तब उससे क्या बोलते हैं हम लोग, आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर जैसे बीएससी हो गई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी हो गई। इनमें क्या होता है, आपकी कंपनी लिस्ट होती है। लिस्ट होने का मतलब है कि आपकी कंपनी दिखने लग जाती है, कि कोई भी कंपनी है आपकी वो दिख रही है वहां पर। अब होता क्या, समझिएगा पहले वर्किंग। प्राइमरी मार्केट में आप कोई शेयर को लेते हो, खरीदते हो मान लो, लेकिन उसको बेचोगे कहां पर, सेकेंडरी मार्केट में बेचोगे जाके, क्योंकि आपका आईपीओ आने के बाद कंपनी का, आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, मतलब आप डायरेक्टली जाके वहां पर खरीद सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, सेकेंडरी मार्केट में जो लोग मतलब शेयर लेते हैं या देते हैं, वो क्या होता है, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में होता है। आप लोग कहेंगे कि वहां पर तो कंपनी लिखी रहती है, कि जैसे मान लीजिए रिलायंस है या कोई भी और कंपनी, उसका नाम लिखा रहता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक इन्वेस्टर जो आप लोग पैसा लगाना चाहते हो, दूसरा इन्वेस्टर यानी कि रिलायंस का, वो आपस में क्या करते हो, शेयर को बाय और सेल करते हो। यहीं पर यही सारी चीजें होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट डील नहीं कर सकती, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी डायरेक्ट डील नहीं कर सकती। इसके लिए वहां पर क्या होता है कि इन्वेस्टर आपस में आके एक दूसरे को शेयर बेचते और खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को आफ्टर मार्केट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से इशू हुए शेयर क्या करते हैं, वापस से इशू होते हैं। अब देखिए पहले से इशू कौन से होंगे, प्राइमरी मार्केट में आपने इशू कर दिया था, सेकेंडरी मार्केट में आप उसी शेयर को दोबारा किसी और को दे रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब देखिए कैपिटल मार्केट के भी कुछ सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला आ जाता है आप लोगों का कनेक्ट कैपिटल सप्लायर विद दोज हु सीकिंग इट। मतलब क्या है, उन लोगों को जोड़ना जो पैसा लगाना चाहते हैं और जो पैसा लेना चाहते हैं। इसके बाद आता है आप लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, पहले आप लोग क्या करते हो, पैसा लगाते हो, कंपनी के पास क्या आता है, पैसा जाता है, कंपनी क्या करती है, उसको अपने में इन्वेस्ट करती है और उसके बाद क्या करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है। बाद में क्या मिलता है, वही प्रॉफिट आपको मिलता है। अब इसमें क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। ओके, अगला आ जाता है आप लोग का सपोर्ट इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग को कुछ नया करना है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, है ना, या अगर आपको एक्सपैंड करना, एक्सपैंड का मतलब होता है कि आपको एक कंपनी से 10 कंपनी डालनी है, तो यहां पर भी क्या लगेगा, आपको पैसा लगेगा। इसके बाद आता है का प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर। अब देखिए इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके, तो यहां पर क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम लोगों ने मनी मार्केट पढ़ा था, तो मनी मार्केट में भी ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होता, वहां होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट का कंपैरिजन में कम होता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है आप लोग को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है। अगला आ जाता है आप लोग का मैनेज रिस्क। मैनेज रिस्क का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर पैसा लगा रहे हो, और लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको पूरी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही पैसा लगाना चाहिए। अब कैपिटल मार्केट के भी कुछ फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपको लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब सेवर वो लोग जो पैसा मतलब कमाना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट वो लोग जो पैसा लेना चाहते हैं। ये लोग आपस में क्या करते हैं, लिंक हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। दूसरा आता है आप लोग को डील विद लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लंबे समय के लिए पैसा आपको अगर आपको चाहिए तो आप कहां जाओगे, कैपिटल मार्केट में जाओगे। तीसरा आ गया आप लोग का यूटिलाइज इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर कौन होते हैं, ये ब्रोकर होते हैं। जैसे आप लोग का जीरोधा, अप स्टॉक है, ये सारे जितने भी होते हैं ये सब कौन है, ब्रोकर है। इनका काम क्या होता है कि ब्रोकर बीच में है, ठीक है, कैपिटल मार्केट आगे है और आप इधर हो, तो आप क्या करते हो, ब्रोकर को पैसा देते हो, ब्रोकर फिर जाके वहां पर कैपिटल मार्केट में पैसा लगाता है। ठीक, तो ब्रोकर क्या है, एक तरीका का इंटरमीडिएटर है जो जोड़ने का काम करता है। ओके, इसके बाद आता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन की कैपिटल आप लोग यहाँ पर बनाते हो, मतलब जैसे कि आपने जितना पैसा लगाया उसका क्या करते हो, डबल करते हो। ठीक,
अगला आता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन मांगने चाहिए और उसके बाद ही आपको काम करने चाहिए। आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? सेबी बनाता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक हम लोग का कैपिटलाइजेशन क्या होता है। देखिए कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना टोटल ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मतलब आपकी जितनी असेट्स हो माइनस जितनी लायबिलिटी हो, जितना बचा है वही कैपिटल है, मतलब उतना ही आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसे क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ये दो तरीकों से बट गया, एक हो गया ओवर कैपिटलाइजेशन, एक होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो पैसा आपने जितना लगाया था उससे ज्यादा आपने पैसा लगा दिया। मतलब क्या हुआ? आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा आपने पैसा लगा दिया, इसे क्या बोलते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। आप जाहिर सी बात है कि अगर आप 10,000 कमाते हो और आपने 1 लाख रुपए लगा दिए तो आप नेगेटिव में हो, मतलब आपका नुकसान हो रहा है वहां पर। यहाँ पर भी कुछ कॉजेस आएंगे। कॉजेस का मतलब कुछ कारण निकल के आएंगे। सबसे पहला आता है आप लोग का डिड नॉट गेट फेयर रिटर्न। यहाँ पर आपको कोई भी फेयर रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहले से ही लॉस में चल रहे हो। दूसरा हो गया कि अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फिर आप अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसमें क्या होगा? आपकी मार्केट वैल्यू कम होती रहेगी। मतलब मार्केट में जो आप जितना पैसा आपको मिलता था पहले वो उससे आपको कम मिलेगा क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो चुकी है। अब जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू का मतलब जो आपके अकाउंट में चल रही होती है, उससे आपको क्या मिलेगा? कम रिटर्न मिलेगा। इसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब होगी, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। इसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं, जैसे कि आप अपनी असेट्स को, रेमेडीज का मतलब सोल्यूशन इसका कि कैसे इसको सुधारा जाएगा। जैसे कि आप अपने असेट्स को रिवैल्यूएशन में डालिए, मतलब आप रिवैल्यूएट करिए, देखिए कि आपको कितनी असेट्स की ज़रूरत है, कितनी की नहीं है। इसके बाद देख लीजिए कि आपका कॉस्ट मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, कि आप कहाँ कहाँ पर कितना रुपया लगाते हो, ये चीज़ देखो। इसके बाद आता है कि ऑप्टिमाइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डेप्ट और इक्विटी कितना कर रहे हो। डेप्ट का मतलब क्या होगा आपको पता है? लोन। और इक्विटी का मतलब क्या होते हैं? शेयर होल्डर, जिनसे आप लोग पैसा लेते हो। ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यही मेन कारण है आप लोग के डेप्ट यानी कि कर्जा बढ़ने का, आप लोग का ओवर कैपिटलाइजेशन होने का। अब इसमें आपको एक और चीज़ आपको मेन प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो? ज़्यादा हो। एक बात और कि आप लोग का कैपिटलाइजेशन दो तरीकों से भी वर्क करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल में भी आपने कुछ पैसा लगाया होगा, जैसे कि आपका कोई रिजर्व पड़ा होगा, ठीक, आपका कोई सरप्लस होगा तो वो भी इंटरनल में आएगा। और एक्सटर्नल में क्या चीज़ हो सकती है? जैसे आपने कोई शेयर या स्टॉक या बॉन्ड जो भी इशू करा हो, उससे भी आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मतलब वो भी आपने क्या करा है? इन्वेस्ट किया है। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने देखा था ओवर कैपिटलाइजेशन, जब आप लोगों ने क्या कहता है लगा दिया 1 लाख और मिला आप लोगों को 10,000, तो वहां पर क्या था? ओवर कैपिटलाइजेशन। अब क्या है? अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने लगाया है यहाँ पर 1 लाख और मिल गया आपको 2 लाख, तो ये क्या हो गया? अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया, जब आप फायदे में हो। इसके भी कुछ कॉजेस होते हैं। सबसे पहला आया था आप लोग का कि यहाँ पर आपको हाई रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे देंगे, किसको? इन्वेस्टर्स को अपने। दूसरा हो गया आपकी मार्केट वैल्यू फिर बढ़ेगी यहाँ पर, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगी? बेटर होगी और अच्छी होगी। इसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं, मतलब इसको भी आप और अच्छे से सुधार सकते हो। पहला आ जाता है आप लोग का क्रिएटिंग एक्यूरेट बिजनेस प्लान, कि आपको लोग को अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कहाँ से कितना पैसा लेना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। दूसरा हो गया मॉनिटरिंग एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट बजट, मतलब कि आपका जो अभी रिजल्ट आया है और जितना आपने एस्टिमेट लेके चला था वो चीज़ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने शेयर्स को लोगों को बेचें जिससे लोगों की ओनरशिप हो और आपका थोड़ा जो भार है मतलब रिस्क का वो कम हो जाए। इसके बाद इशूइंग डेप्ट, आप लोगों को लोन दें। लोन देने से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट मैनेजमेंट विद लेंडर। लेंडर कौन होते हैं? जो आपको पैसा देते हैं। उनसे आपका अगर संबंध अच्छा होगा तो बुरे समय में वो क्या देंगे? पैसा देंगे आपको। अब देखिए कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब होता है जो अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल के भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं, मतलब आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। एक होता है आप लोग का ओनर फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। ओनर फंड क्या है? ओनर फंड का मतलब आपके पास जब खुद के पास पैसा हो तब उसे आप लोग क्या बोलते हैं? ओनर फंड बोलते हैं। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहले आता है ये आपकी परमानेंट कैपिटल है, ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल है, मतलब चलती रहेगी। आपका पूरा कंट्रोल अपनी कैपिटल पे रहेगा, मतलब आपको किसी को कुछ देना नहीं है। आपका यहाँ पर फुल रिस्क बियर होंगे, मतलब आपकी कैपिटल जहाँ पर लगाएंगे वो पूरी डूब भी सकती है और बच भी सकती है। इसमें आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा एक्स्ट्रा। और यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग का हो गया ओनर फंड। अब एक होता है आप लोग का बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब आप कहीं से जाके लोन लो। लोन आप कहाँ से ले सकते हो? आप बैंक से ले सकते हो, किसी कंपनी से ले सकते हो लोन, पब्लिक से ले सकते हो। ये आपके तरीके हैं लोन लेने के, तो उसे क्या बोलते हैं? बोरोड फंड बोलते हैं। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहले आता है ये आपकी टेम्परेरी कैपिटल होती है, मतलब हमेशा ये कैपिटल नहीं रहेगी क्योंकि आपको चुकाना पड़ जाएगा ना पैसा, इसके लिए कह रहे हैं।
इसके बाद आता है आपको का पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, कि आपको महीने में, साल में या क्वार्टरली आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद अगला आ जाता है कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा और उसके बाद वो बैंक के पास चला जाएगा, क्योंकि आपने जहाँ से लोन लिया होगा आपको वो चुकाना पड़ जाएगा या टाइम पीरियड खत्म हो जाए। इसके बाद आप लोग का सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब आपने कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब ओनर फंड के भी 3 टाइप होते हैं, पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए हम हैं, हमको कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, कंपनी को मान लीजिए 1 लाख करोड़ की जरूरत है, हम 1 लाख करोड़ तो नहीं दे सकते। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ दे दिया, मान लीजिए आपने 1 करोड़ दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने 1 करोड़ के शेयर ले लिए, मतलब कंपनी से क्या ले ली, 1 करोड़ की ओनरशिप ले ली, कंपनी में आप 1 करोड़ के मालिक हो गए, है कि नहीं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। इक्विटी का मतलब जब आपके फुल राइट हो आपके पास, मतलब फुल आपकी ओनरशिप हो, तो आप क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर बोलेंगे, ठीक। इक्विटी शेयर के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आ जाता है रिस्क बियर कैपिटल, मतलब कि आपने जो भी कैपिटल लगाई है आप लोग क्या करोगे, उससे फुल रिस्क बियर करोगे, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद मैच्योरिटी, आप लोगों ने कब तक के लिए पैसा लगाया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कब तक के लिए पैसा लगाया, आप लोग को ये देखना पड़ेगा। तीसरा हो गया आप लोग का रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। डिविडेंड का मतलब हमने बताया था आप लोग को कि आप लोगों मान लीजिए 1 करोड़ मान लीजिए अपने कमाए हैं, तो 1 करोड़ को सारे शेयर होल्डर्स में बांटने को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। या फिर चौथा हो गया वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का मतलब होता है कि जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो वहां पर इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं वो अपना मत रख सकते हैं कि कंपनी में क्या होना चाहिए या कंपनी में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड इसके लिए होती है क्योंकि शेयर होल्डर है ज़्यादा, तो यहाँ पर जो एक तरीके से जो एक्सपेंस का जो भार होता है वो सब में बट चुका है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। दूसरा टाइप हम लोग का है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को भी कॉल करती है। अब देखिए मतलब क्या है, शेयर तो दोनों लोग ले रहे हैं, इक्विटी वाला भी ले रहा है, प्रेफरेंस वाला भी ले रहा है, लेकिन बात यहाँ पर ये समझने वाली कि इक्विटी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 1 लाख रुपए पूरे भी चले जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके जानने हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं 6% ब्याज के हिसाब से, 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो वहां पर उसको वो 6% ही मिलेगा, इससे ज्यादा उसको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। तभी जैसे क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तभी हमने शुरुआत आपसे क्या कहा था कि इसको आप लोग लोन की तरह मानिए, है तो देखिए लोन ही की तरह। जैसे हम लोग कर्जा कहीं लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, बदले में फिक्स्ड ब्याज देते हैं। सेम काम यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर का है। कंपनी को अगर पैसे चाहिए होता है तो आप लोग प्रेफरेंस शेयर भी बन सकते हैं कंपनी के, लेकिन इसमें बस शर्त इतनी है कि आप लोग को उतना ही पैसा मिलेगा जितना तय है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता अगर प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी होता है कि इक्विटी वाले के अगर सारे पैसे चले आते हैं तो, लेकिन प्रेफरेंस वाले के कुछ शेयर का पैसे रहते भी हैं जो फिक्स्ड होता है, ठीक। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कि यहाँ पर फिक्स रहता है। जैसे अभी हमने क्या कहा था, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लगाए 6% ब्याज के हिसाब से, मतलब आपको 6% रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगला आता है आप लोग का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या हो गया कि कैपिटल जो आप लोग लगा रहे हो तो उसका क्या मिलेगा आपको, रीपेमेंट, मतलब वो पैसा क्या मिलेगा आपको, वापस मिलेगा, ओके। अगला आता है आपको नो वोटिंग राइट। यहाँ पर आप लोग का पैसा फिक्स रहता है और आप लोग एक तरीके से लोन की तरह ही दे रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका वोटिंग राइट नहीं दिया था कंपनी में। कंपनी में अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो इनका ये अधिकार नहीं है कि कंपनी में क्या हो या क्या ना हो ये बोल सके। इसके बाद आ जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी का क्या मतलब है, देखिए हमने अभी आपसे क्या बताया था कि ये लोन की तरह लगते हैं लेकिन ये पूरा तो लोन नहीं है। तो ये क्या है कि हाइब्रिड सिक्योरिटी मिलती है, मतलब क्या है, इनको लोन की भी सिक्योरिटी मिलती है और दूसरा क्या है, एक शेयर की भी सिक्योरिटी मिलती है, मतलब ये दोनों तरीके से इनको फायदा मिलता है। अब ओनर फंड का तीसरा टाइप आ जाता है आप लोग का रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक, सबको पैसा बांट दिया, सारे शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर को, सबको पैसा बांट दिया, लेकिन अभी भी पैसा बच गया, तो ये क्या हो गया, रिटेन अर्निंग में आ गया। मतलब कभी भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है सबको देने के बाद, तब उससे क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अब रिटेन अर्निंग बहुत मेजर पार्ट एफर्ट करता है, मतलब देखिए रिजर्व तो होते ही कंपनी के पास, लेकिन रिटेन अर्निंग जो होती है वो उसकी बैकबोन होती है। अगर रिटेन अर्निंग ज्यादा है कंपनी की तो वो संभाल ली जाएगी बुरे समय में। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इस पे कंपनी डिपेंडेंट होती है क्योंकि जनरली पैसा बांटने के बाद बच ही जाता है, तो उसको क्या करती है कंपनी, अपने बुरे समय में यूज कर सकती है, नए नए ऑपरेशंस में यूज कर सकती है। इसके बाद आप लोग का इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बैंक से लोन लेने में ये सस्ता पड़ता है क्योंकि ये अपनी ही कैपिटल है, ठीक। इसके बाद आप लोग का एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक इन बिजनेस, मतलब क्या है कि अगर बिजनेसेस में कोई भी शॉक यानी कि कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो वहां पर बचाने का काम किसका है, रिटेन अर्निंग का है, क्योंकि ये पैसा वहां पर प्रोवाइड करवाएगी। अगला आता है आप लोग का स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड।
अब डिविडेंड का मतलब आपने आपको बताया था कि अपने शेयर होल्डर को पैसा बांटना है। मान लीजिए अगर आप लोग अपने शेयर होल्डर को पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा, आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि आपके पास रिटेन अर्निंग एक अलग जगह रखी हुई है, तो आप वहां से पैसा निकालोगे, डिविडेंड के फॉर्म में सबको दे दोगे अगर कम पड़ा तो। पहले आप लोगों ने देखा था बोरोड फंड। बोरोड फंड का क्या मतलब था कि आप कहीं से भी आके लोन ले, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया, अलग अलग तरीके से क्या ले सकते हैं आप लोग लोन, यानी कि बोरो कर सकते हो पैसे को। कई तरीके हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आप लोग का कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसे ले रही हो तो उसे कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, समझिएगा। ये एक तरीके का अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कागज लिख के दे रही है कि हम तुमको पैसा इस दिन दे देंगे, लेकिन ये सिक्योर नहीं है। हो सकता है वो कंपनी पैसा ना भी दे पाए, हो सकता है दे भी पाए। आप लोग कहेंगे कि तो फिर ऐसे कैसे कोई भी कंपनी पैसा देने लग जाएगी। देखिए, ये कंपनी जो बहुत रेपुटेटेड होती है या जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत अच्छी हो, ऐसी कंपनियों को ही इशू करा जाता है। अब जैसे मान लीजिए बड़ी कंपनी ले लीजिए, मान लीजिए रिलायंस ले लीजिए। अगर रिलायंस ने अपना कॉमर्शियल पेपर आपकी कंपनी को दिया तो आप ले लोगे, क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा ज़्यादा, ठीक। भले वो अनसिक्योर हो, लेकिन रिलायंस आपके पैसे चुका देगी क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्थनेस और गुडविल अच्छी है, ठीक। कब तक के लिए इशू हो सकता है, 15 दिन से लेकर 365 दिन के लिए क्या हो सकता है, ये इशू हो सकता है, क्या, कॉमर्शियल पेपर। अब इसके फीचर जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। पहला आ जाता है आप लोग का अनसिक्योर नेचर का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप पैसा दोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको वापस रिटर्न ही मिलेगा, इसके लिए अच्छी कंपनी को ही ये इशू करा जाता है। दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, मतलब कंपनी को अपने इमीडिएट फाइनेंसिंग के नीड को पूरा करने के लिए ही ये पैसे चाहिए होते हैं, तो यानी कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इनकी होती है, छोटे समय के लिए रहता है, जैसे हमने आपको बताया भी था 15 दिन से लेकर 365 दिन के बीच में। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है, इसमें ये भी देखते हैं कि आप लोग की क्रेडिट वर्थनेस कितनी है कंपनी की, आप लोग कब कब कितना पैसा लोगों को चुका देते हो। इसके बाद अगला आता है फ्लेक्सिबल यूज ऑफ प्रोसीड का मतलब होता है कि आप लोग जब मर्जी चाहे तब आप पैसे भी चुका सकते हो, लेकिन एक निश्चित समय होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है इशूड एट डिस्काउंट की, मतलब कंपनी जो होती है वो डिस्काउंट पे क्या करती है, इशू करती है, और लेकिन पैसे पूरे चुकाती है। जैसे आप लोगों का मान लीजिए कॉमर्शियल पेपर 1 लाख का था, कंपनी ने आपको 95,000 में ही दे दिया आपको, लेकिन जब चुकाने की बारी आएगी तो कंपनी पूरे के पूरे 1 लाख चुकाएगी। अब यहाँ पर इसी फायदे की वजह से ही लोग इसको खरीदते हैं, क्या, कॉमर्शियल पेपर। इसके बाद अगला आता है डिबेंचर। क्या होता है, देखिए डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है जो कंपनी से लिया जाता है, बिल्कुल शेयर की तरह ही ये होता है। यहाँ पर भी शेयर की तरह ही आप लोग क्या करते हैं, पैसे को चुकाते हो। पर डिबेंचर में क्या होता है कि डिबेंचर में आप लोन ले रहे हो, किससे, पब्लिक से लोन ले रहे हो, लेकिन वेरीफाइड होकर ले रहे हो, मतलब यहाँ पर आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे और लिखित में भी होगा और सिक्योर भी है, ठीक। ये होता है डिबेंचर। डिबेंचर के क्या क्या यहाँ पर फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब यहाँ पर आप लोन ले रहे हो, किससे, पब्लिक से लोन ले रहे हो। दूसरा हो गया आप लोग का पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। आपको कैसे पैसे देने हैं, आप मंथली दे सकते हो, आप 6 महीने में दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो, ये तरीके हैं आपके पास पैसे चुकाने के। तीसरा हो गया कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आपको यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपको शुरुआत में बोला कि ये डिबेंचर यानी कि लोन है, तो यानी कि आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चौथा आ जाता है आप लोग का नो वोटिंग राइट। यहाँ पर आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, जैसे शेयर होल्डर्स को मिलता है वैसे डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, ठीक। शेयर जिनके पास होते हैं उनको शेयर होल्डर, जिनके पास डिबेंचर वो डिबेंचर होल्डर, ठीक। इसके बाद आता है पांचवा रिडेम्पशन और डिबेंचर। जब भी उसकी मैच्योरिटी खत्म होती है, मतलब डिबेंचर की, तब वो पैसे जब चुकाया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, मतलब डेप्ट का मतलब लोन का चुकाना पैसा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है पब्लिक डिपॉजिट। क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब आप लोग क्या माने ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पब्लिक से क्या करे, पैसे उधार ले, तब उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। यहाँ पर पब्लिक चाहे तो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू में पैसा लगा सकती है। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है ये अनसिक्योर होता है, मतलब ये कंपनी की रेपुटेशन पर आप खरीद रहे हो, ठीक। दूसरा हो गया आप लोग का फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो पैसा मतलब ले रहे हो वो एक तरीके से क्या है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, कंपनी की डेली की जरूरतें होती हैं उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक। तीसरा हो गया आप लोग का सिंपल प्रोसीजर टू राइज। इसका मतलब होता है कि आप जैसे कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, एक एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है सिंपल सा कि अगर आपको कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट करना है तो आप लोग पैसा लगा सकते हो। इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 6 महीने से या मान लीजिए 6 महीने का हो, 1 साल का हो, या मैक्सिमम 3 साल का हो। 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियाँ 6 महीने का या 1 साल का ही यूज़ करती हैं, 3 साल का बहुत कम ही रहता है। इसके बाद अगला आ जाता है रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 10% जो होता है वो आपको रखना पड़ेगा और बाकी क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपका मान लीजिए लंबे समय तक के लिए आपने, जैसे मान लीजिए 6 महीने तक के आपने
पब्लिक डिपॉजिट किया, ठीक, आपको फायदा लग रहा है तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा और बढ़ाओगे उसका मैच्योरिटी। तो आपने मान लीजिए पहले 6 महीने का लिया था, फिर आपने 1 साल का ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने 1 साल का लिया तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको रीपेमेंट करेगी ना, पैसा चुकाएगी ना, तो कंपनी क्या करेगी, 10% अपने पास रखेगी और बाकी सारा क्या कर देगी, रीपेमेंट कर देगी, जिससे उसको भी तो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है ना, तो वो भी कर सकती है। इसके बाद इकोनॉमिकल, बैंक से ये सस्ता पड़ता है क्योंकि बैंक में आपको इंटरेस्ट से ज़्यादा देना पड़ता है। और आखिरी आ जाता है लिमिटेड अमाउंट, कि यहाँ पर आप 25% ऑफ अपने शेयर कैपिटल को ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल होता है ना, कि जैसे अगर मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए चाहिए तो हम 1 लाख लोगों से मांगने जाते हैं, वैसे यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर आपको पब्लिक डिपॉजिट करना है तो आप फुल अमाउंट का नहीं कर सकते हो 1 लाख का, आपको उसका 25% ही ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट रहता है। इसके बाद अगला आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब माल को उधार पर ले लिया जाए तब उससे क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप फर्म है, मतलब कंपनी है, आपने अपने होलसेलर को क्या दिया, उधार पर माल बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड क्रेडिट हुआ। इसके भी कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का कन्वीनियंट सोर्स, मतलब आसान होता है यहाँ पर, मतलब लोन को लेना, एक तरीके से क्रेडिट को लेना, क्योंकि आप बैंक पे लोन लेने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है और कंपनी डायरेक्टली आपको क्या दे देती है, आपको गुड्स दे देती है। दूसरा आता है रेडी अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ये हर समय अवेलेबल रहता है, ठीक, क्योंकि कंपनी को अपना स्टॉक क्लियर करना पड़ता है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसको अवेलेबल रखती है अपने जो बेस्ट होलसेलर होते हैं उनको। इसके बाद अगला आता है प्रमोट सेल, उनकी बिक्री भी बढ़ती है इससे, क्योंकि जब वो माल उधार पर बेचते हैं तो बाद में तो खैर उनको रिटर्न मिलेगा ही, तो अभी क्या होगा, अभी उनकी सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो फिर अगला पॉइंट इससे आ गया कि आपकी इन्वेंट्री लेवल बढ़ने लग जाएगी। मतलब इन्वेंट्री लेवल का क्या मतलब होता है, आपने मान लीजिए 100 यूनिट बनाई, आपने उधार पर दे दिया, वो तो बिक गई ना एक तरीके से, बाद में पैसा आ जाएगा, आप क्या करोगे, 100 और बनाओगे। मतलब क्या है, इन्वेंट्री लेवल, जो आपका प्रोडक्शन लेवल होता है उसको और इंक्रीज करोगे। तो वो क्या था, ट्रेड क्रेडिट था, ठीक है। इसके बाद आता है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जब आप बैंक से जाके पैसे उधार पर लें तब उसे क्या बोलते हैं, बैंक क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन ये बैंक कौन सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल देते जैसे मान लीजिए LIC हो गई या कोई और कंपनी हो गई या कोई और बैंक हो गई, जो आप लोग को पता है, ये क्या देती है आपको, बैंक क्रेडिट देती है, मतलब पैसे उधार पर देती हैं। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आ जाता है आप लोग का एक्सेस टू फंड, मतलब क्या होता है कि आप फंड यानी कि पैसे को एक्सेस कर सकते हो अपने पास। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब मर्जी चाहे तो उसमें पेमेंट कर सकते हो। जब मर्जी का मतलब कभी भी नहीं होता है, जब मर्जी का मतलब होता है कुछ निर्धारित समय होना चाहिए ना, कि आप 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में कब पेमेंट करना चाहते हो, ये आप खुद तय करो। इसके बाद है कन्वीनियंस, ये आसान पड़ता है क्योंकि बाकी जगहों से अगर पैसा लेना है, यहाँ पर ये प्रोसीजर थोड़ा सिंपल रहता है, ठीक। इसके बाद आता है चौथा डाइवर्सिफिकेशन, आप इस पैसे को कहीं पर भी लगाओ, कहीं पर भी लगा के एक्सपेंड करो अपनी कैपिटल को। इसके बाद पांचवा आ जाता है बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हमको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि खरीदने बेचने में पैसा लगता है ना, बनाने में भी पैसा लगता है, तो इसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी और अच्छी होगी, आपको पैसा मिल जाएगा तो आप प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे। अब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, जैसे हम लोग को डेली ज़रूरत लगती है कैश की, तो हम लोग अपने जेब से पैसे निकाल के दे रहे होते हैं, ये एक तरीके का वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, जब डेली पैसे की जरूरत लगती है और उन पैसे की जरूरत को पूरा करने को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं। अब देखिए, एक आप लोग का होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जब आप लोग कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी सेल कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो या डेप्ट की पेमेंट कर रहे हो, ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। मतलब आपको बिजनेस की चलाने की जो कॉस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है। वर्किंग कैपिटल करेगा क्या, देखिए, छोटे समय के लिए पैसा चाहिए, हम लोग वर्किंग कैपिटल से यूज़ कर लेंगे। आपको कोई लिक्विडिटी यानी कैश में पैसा चाहिए, आप वर्किंग कैपिटल से ले सकते हो, यही वर्किंग कैपिटल का काम होता है। इसके भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी। अभी आपको बताया था कि लिक्विडिटी का मतलब आपको यहाँ पर कैश में पैसे मिल जाएंगे, छोटी छोटी जरूरतें आप पूरी कर लोगे। दूसरा हो गया ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब अगर आप कोई भी माल को बना रहे हो, कोई भी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो, आप अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हो, फैक्ट्री की कॉस्ट को देखते हो, ये सब क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी अच्छी होगी, ठीक। तीसरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, आपको जब मर्जी तब आपको पर पैसा मिल जाएगा, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। यहाँ पर जैसे लोन लेने में रिस्ट्रिक्शन रहती है ना कि बैंक अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा, वर्किंग कैपिटल तो मेरे खुद का है, हम तो डेली का उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर चौथा पॉइंट आ गया आप लोगों का क्रेडिट वर्थनेस, मतलब अगर आपको कहीं पर लोन चुकाना है, तो अगर आपको लोन चुकाने के पास आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी वर्किंग कैपिटल का वो यूज़ कर सकते हो पैसा। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आगे चल के आपको लोन मिल जाएगा उस चीज़ का, कि आपने सही समय पर पैसे क्या कर दिए थे, चुका दिए थे।
इसके बाद आता है आप लोग का कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट जब आप लोग करते हो तो उसमें कुछ पैसा कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, तो अगर पैसा वहाँ पर ज़्यादा लग गया तो आप कहाँ से लोगे उसको? वर्किंग कैपिटल से लोगे। इसके बाद अगला आता है आप लोग का फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जब आपने एक बार पैसा लगाया और वो काम खत्म हो गया। जैसे कोई बिल्डिंग बड़ी खरीद ली तो आप उसको बार बार डेली खरीदोगे, बेचोगे नहीं, या कोई बड़ी मशीन इक्विपमेंट आपने बड़ी खरीद लिया तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया? आप लोग का फिक्स्ड कैपिटल हो गया। फिक्स्ड कैपिटल भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आ गया आप लोग का लॉन्ग टर्म असेट्स, या आप लोग की लंबे समय की असेट्स होती है, आप लोग जल्दी इसको बेचते नहीं हो, ठीक। इसके बाद अगला था लो लिक्विडिटी। यहाँ पर आपको कोई लिक्विडिटी नहीं मिलती। लिक्विडिटी का मतलब जैसे आपने वर्किंग कैपिटल समझा था, उसमें क्या था? लिक्विडिटी था आपके पास, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए पैसे मिल जाना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको डायरेक्ट एसेट्स बेचनी पड़ेगी तभी आपको पैसा मिल पाएगा। इसके बाद अगला आता है परमानेंट नेचर। ये चेंज नहीं हो सकती है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी बदलती नहीं है। आपने अगर मान लीजिए, जाहिर सी बात है, आपने कोई ज़मीन लिया, मान लीजिए 1 करोड़ की आपने ज़मीन लिया, अब आपको उसको अगले साल ऐसे तो बेच नहीं दोगे, उसकी वैल्यू अप्रिशिएटली बढ़ेगी ही, है ना। अगला आता है आप लोग का लोअर रिस्क। यहाँ पर रिस्क कम होता है क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट ज़्यादा होती है, ठीक। ज़्यादातर केसेस में अप्रिशिएट ही होती है। इसके बाद अगला आता है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कुछ चीज़ों में लगता है, जैसे आपको ज़मीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन किसी मशीनरी पर जरूर डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपने कोई बड़ी मशीन अपने, मान लीजिए फैक्ट्री के लिए आपने कोई मशीन खरीदी, वहाँ पर दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू घटती जा रही है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स के भी कई सारी लिमिटेशन है, खराबियाँ होती हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का हाई इनिशियल कॉस्ट। इसको चलाने की कॉस्ट बहुत होती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत होती है। इसके बाद अगला आता है लो लिक्विडिटी। यहाँ पर कोई पैसा आपको लिक्विड फॉर्म में, मतलब तुरंत नहीं मिल सकता, आपको पूरी एसेट्स को बेचना पड़ेगा तभी पैसा मिल पाएगा। तीसरा आया था आप लोग का डेप्रिसिएशन। हमने आपको पहले बताया था कि कोई जमीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई असेट्स, यानी कि जैसे आप लोग कह सकते हो मशीनरी हो गई, वहां तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी तो वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है ना। चौथा जाता है आपको लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब आप इसको बदल नहीं सकते हो। अगर आपने एक बार खरीद लिया इसको तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसको बदल पाओ, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना। हमने वही आपको बताया था कि 1 करोड़ की आपने कोई ज़मीन खरीद ली, उसको अगले साल आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट की है, ठीक है। अगला आता है आप लोग का मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी हमने आपको बताया था कि इसको चलाने की कॉस्ट बहुत होती है, बिल्डिंग का रेनोवेशन कराना या मशीनरी की ऑयलिंग और रिपेयरिंग करवाना, बहुत खर्चा जाता है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल जो होती है उसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें टाइप होते हैं अलग अलग। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितने होते हैं। 2 होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो कंपनी की करंट एसेट्स होती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म की एसेट्स होती हैं, वो इजीली जब कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव में होती हैं, ये नेगेटिव में नहीं होती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैश हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये सब इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वहीं इसका उल्टा क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया था, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये क्या था आप लोग का? नेट वर्किंग कैपिटल था। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का बेसिस ऑफ टाइम। बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से भी 2 कैटेगरी बांट दी गई। एक हो गया आप लोग का परमानेंट वर्किंग कैपिटल, दूसरा हो गया टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक बार उसको खरीद लो या एक बार वो हो जाए और उसके बाद काम खत्म हो जाए। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो लॉक्ड अप हो जाता है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके भी 2 टाइप होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। पहला हो गया आप लोग का रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपके जो वर्कर हैं, आपके जो एम्प्लॉई हैं, या आप जो रॉ मटेरियल खरीदोगे उसके लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। मतलब कि ये पैसा आप लोग को तो देना ही पड़ेगा, ये आप काट नहीं सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपको रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रिजर्व वर्किंग कैपिटल उस समय के लिए यूज करा जाता है जब कोई सिचुएशन खराब होने लग जाए, जैसे आपने देखा होगा स्ट्राइक होने लगती है या कोई कंपनी में मान लीजिए मंदी आने लग जाए, मतलब नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे समय पे क्या यूज करेंगे आप? रिजर्व वर्किंग कैपिटल यूज करेंगे। इसके बाद अगला जाता है टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या हो सकती हैं? देखिए सबसे पहला आता है आपका सीजनल वर्किंग कैपिटल। अब देखिए सीजन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए विंटर सीजन होता है तो उसमें क्या कहते हैं, जाड़ों के कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जिनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। ये सडन ज़रूरत पड़ गई, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको ज़रूरत पड़ गई, ये क्या हो गया आप लोग का? सीजनल वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जब आपने कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करी या अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट कर दिया,
मतलब आपको पता नहीं था लेकिन वो इवेंट हो गया, तो उसमें क्या आपका यूज हुआ, स्पेशल वर्किंग कैपिटल यूज हुआ जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए था। ठीक, वही एग्जांपल आप लिख दीजिएगा वहां पर कि अगर आपने मार्केटिंग कैंपेन कोई चलाया या किसी को स्पेशल कोई जॉब प्रोवाइड करवा दिया, तो ऐसे केस में जो पैसा लगता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये था हम लोग का बिजनेस फाइनेंस पार्ट 2। पार्ट 2 के पहले पार्ट 1 भी देख लीजिएगा और पार्ट 2 को भी कई बार देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी बड़ी बन गई है लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।